नमस्कार, A to Z न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र राठौड़ और नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। किसके सिर सजेगा जीत का सेहरा? बिहार चुनाव के नतीजों का आज होगा ऐलान। सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। उनतालीस मतगणना केंद्रों पर होगी वोटों की गिनती। मतगणना से संबंधित सूचना और स्थिति पर नजर आयोग की नजर। मुख्य निर्वाचन कार्यालय में बनाए 40 नियंत्रण कक्ष। बिहार में किसकी मनेगी दिवाली और किसका निकलेगा दिवाला? चुनाव परिणाम से पहले ही शुरू हुआ जश्न की तैयारी। एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने किए जीत के दावे। जम्मू कश्मीर को पीएम मोदी का दिवाली गिफ्ट। पीएम ने कश्मीर को दिया 80,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान। साथ ही बगलिहार पावर प्रोजेक्ट का भी किया उद्घाटन। और फ्रांस की टीम इंडिया को दिवाली का तोहफा। मोहाली टेस्ट पर गेंदबाजों के बलबूते 108 रन से कब्जा। अफ्रीका 109 पर ही ढेर। जडेजा को 5 और अश्विन को मिले 4 विकेट। जी हां, स्वागत है आपका A to Z न्यूज की इस खास पेशकश में। बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी दौर की वोटिंग के बाद अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आखिर प्रदेश की सत्ता पर किसका राज होगा। सभी नेता जीत के लिए अपने अलग अलग दावे कर रहे हैं। एनडीए और महागठबंधन के नेता अपनी जीत के लिए कामना कर रहे हैं। इसके साथ ही दलों के कार्यकर्ता भी संगठन की जीत के लिए भगवान के चरणों में बैठे हुए हैं। 5वें चरण के मतदान के बाद जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने महायज्ञ शुरू कर दिया है। और फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर, 39 मतगणना केंद्रों पर गिनती होगी। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे, सभी 243 सीटों के लिए वोटों की होगी गिनती। और 47 जिला मुख्यालयों में एक मतगणना केंद्र बनाया गया है। सहरसा में 2 मतगणना केंद्र बनाए गए। और इसके साथ ही मतगणना के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। निगरानी को लेकर 243 प्रेक्षकों की तैनाती की गई है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गणना की जाएगी। और इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन कार्यालय को 40 नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं। सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। उनतालीस मतगणना केंद्रों पर 243 सीट के लिए वोटों की गिनती होगी। और बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे, कुछ ही देर में मतगणना शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ही कई अलग अलग राजनीतिक दलों के संगठनों ने, गठबंधनों के नेताओं के यहाँ जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे इलेक्शन एक्सपर्ट आशीष रंजन और उनके साथ साथ समाजवादी पार्टी के नेता सत्यनारायण यादव और उनके साथ साथ ब्रिजेश शुक्ला, जो कि स्वराज जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ रहेंगे और हम इस पर चर्चा करेंगे। और 8 बजे से जिस तरीके से मतगणना शुरू होगी और जैसे जैसे हमारे पास नतीजे आते जाएंगे, जैसे जैसे रुझान आते जाएंगे मतगणना के, हम आपके साथ शेयर करेंगे, आपको बताएंगे। उससे पहले आशीष, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या लग रहा है? 5 चरण की मतगणना हो चुकी है, शुरू होनी है और 5 चरण में विधानसभा के चुनाव हुए थे 243 सीट के लिए। हम आपसे चरणबद्ध तरीके से समझना चाहेंगे पहले चरण में क्या था, कितने जिलों में कितनी सीटें थीं और वहां पर पिछला रुझान क्या रहा था? देखिए, बिहार का चुनाव है और जो जोश और गर्मी देख रहे हैं, सरगर्मी आप, वो तो सबको पता है। ये जो चुनाव रहा, ये पूरी तरह से 5 दिवसीय क्रिकेट मैच की तरह रहा। 5 फेज में, हर फेज में कोई ना कोई, कभी कोई अलायंस, जेडीयू अलायंस भारी थी तो कभी एनडीए अलायंस भारी थी। तो उस तरीके से ये अंत तक ये रोचकता बनी रही इस मैच में। अब जहां तक है कि फेज वाइज आप देखेंगे तो
पहले फेज में जो कि 12 अक्टूबर को इलेक्शन हुआ था, उसमें तकरीबन 49 सीटों पे राज्य के 10 जिलों में चुनाव हुई थी। दूसरे फेज में 6 जिलों में और 32 सीटें थी। तीसरे फेज में फिर से 6 जिले थे और 50 सीटें थी। चौथे फेज में 7 जिलों के 55 सीटें पे और लास्ट में फिर से एक बार 9 जिलों के और 57 सीटों पे थी, जिसमें महत्वपूर्ण जिले माना मिथिलांचल, कोशी और सीमांचल वाले एरिया होते हैं। जी बिल्कुल। अब पिछला जब ट्रेंड देखिएगा इन जिलों में, तो 2014 का अगर जो लोकसभा चुनाव देखेंगे उसमें पूरा ओवरऑल जो है 243 जो सीटें हैं उसमें 172 सीटें पूरे एनडीए अलायंस को मिले थे, जिसमें कि बीजेपी को 122, फिर उसके बाद एलजेपी और आरएलएसपी और को मिला के 50 सीटें थी, सब मिला के 172 सीटें थी। जबकि ये जो महागठबंधन था उनको कम सीटें पे संतोष करना पड़ा था। लेकिन इसके उलट अगर 2010 का चुनावी सर्वे देखेंगे आप, चुनाव का जो रुझान था और जो रिजल्ट था, जहां पे बीजेपी और जेडीयू एक साथ लड़े थे। अगर फर्स्ट फेज का उसका हम थोड़ा देखने की कोशिश करें, जो कि फर्स्ट फेज के जो 49 सीटों पे हुए हैं, उसमें से 2010 में 13 सीटें बीजेपी के पास थी, जेडीयू के पास 29 सीटें थी, आरजेडी ने 4 सीटों पे जीत कायम की थी और कांग्रेस के पास 1 और अन्य के पास 1 सीटें थी, अन्य के पास 2 सीटें थी, एक सीपीआई के पास और एक जेएमएम के पास। अब जो सवाल है कि जो पिछले सीटें हैं वो दोनों अलायंस क्या वो बचा पाते हैं अपनी सीट, और वहां से कितना खोते हैं और कितना गेन करते हैं, इस पे उनका आगे की आज की जो रिजल्ट है वो हमें बताएगा कि कौन किस मजबूत स्थिति में है, किसको क्या मिला है। बिल्कुल जी। अगर दूसरे फेज में देखेंगे आप, अगर तो बीजेपी वहां थोड़ी सी कमजोर थी। दूसरे फेज में उनको 9 सीटों पे जीत हासिल हुई थी 2010 में। एलजेपी को 1 सीटों पे, जेडीयू 18 सीटें, और ये वो एरिया है जहां पे ओबीसी और एससी का पॉपुलेशन, खासकर जो गया, जहानाबाद, अरवल वाला एरिया है, जहां पे थोड़ा सा नक्सल बेल्ट भी है, जहां पे मांझी फैक्टर भी काफी अहम मुद्दा रखता है, क्योंकि मुशर्रों का और अति महादलितों का अच्छा खासा पॉपुलेशन इस एरिया में माना जाता है। उसमें जेडीयू के पास 18 सीटें थी, आरजेडी के पास 2 सीटें थी और अन्य के पास 2 सीटें थी। तीसरा फेज जो बीजेपी के लिए काफी अहम माना जाता है, उसके पीछे कारण ये है कि ये इसमें अर्बन सीट्स बहुत ज्यादा पड़ते हैं, पटना का, आरा, बक्सर, फिर हाजीपुर, वैशाली डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, तो इसमें बीजेपी हमेशा माना जाता है कि बीजेपी अर्बन एरिया में काफी अच्छा करती है, और उसका वो फल भी है कि जो तीसरे फेज के 50 सीटें हैं उसमें बीजेपी ने 2010 में 20 सीटों पे जीत कायम की थी और जेडीयू ने 23 सीटों पे। यहाँ भी जेडीयू आ गया। जी बिल्कुल, अलायंस था तो दोनों का था, और उसमें भी लेकिन काफी अच्छी परफॉर्मेंस बीजेपी की भी रही थी। आरजेडी ने सिर्फ 7 सीटों पे जीत हासिल की थी। चौथा जो चरण है ये आपका चंपारण बेल्ट है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज वाले एरिया हैं, यानी कि नक्सल प्रभावित ये भी इलाका है थोड़ा बहुत, जो पश्चिमी चंपारण वाला एरिया है इसमें है, लेकिन ये इसमें सिवान भी है, गोपालगंज भी है, जहाँ पे आरजेडी का जो है लालू प्रसाद की अच्छी खासी पकड़ है और ओबीसी वोट अच्छी खासी मात्रा में है। लेकिन यहाँ पे अपर कास्ट का भी अच्छा खासा डोमिनेंस है, क्या खासकर चंपारण वाले एरिया में। वहां पे जो पिछले रुझान देखेंगे आप 2010 का, तो बीजेपी को काफी अच्छी सफलता मिली थी, और खासकर बीजेपी जेडीयू जो थी उस समय तो पूरी तरह से क्लीन स्वीप की थी। 26 सीटों पे 55 में से 26 सीटों पे बीजेपी को मिली थी, 25 सीटें जेडीयू के पास थी, सिर्फ 1 सीटें आरजेडी के पास थी और 3 अन्य के पास थे। सबसे लास्ट जो फेज है, जो सीमांचल, मिथिलांचल, कोशी, 3 महत्वपूर्ण एरिया है, और इसमें जिसमें 57 सीटें हैं। इसमें ओवैसी जी का भी भाग्य तय होना है, पप्पू यादव जी का भी भाग्य तय होगा। अब पिछला रुझान आप देखेंगे तो यहाँ बीजेपी को 23 सीटें मिली थी, जेडीयू 20 सीटें, जो कि ये दोनों अलायंस, हालांकि पिछले चुनाव में ही ये दोनों बीजेपी को 23 और जेडीयू को 20 सीटें, आरजेडी को 8 सीटें, कांग्रेस को 3 सीटें, एलजेपी 2 सीट और अन्य को 1 सीटें मिली थी। यानी कि कांग्रेस को यहां आकर के कुछ सफलता हासिल हुई। बिल्कुल, कुल मिला के कांग्रेस को 4 सीटें थी पिछले चुनाव में। एक आपको यहाँ पे ये आपको अररिया डिस्ट्रिक्ट में एक सीट है, वहां पे मिली थी उनको।
फिर उसके बाद एक सीटें उन्हें मिली थी फर्स्ट फेज में, जो कि हाँ, जिस पे करीब करीब 49 सीटों के लिए इस बार इलेक्शन हुआ फर्स्ट फेज में, उसमें से कांग्रेस को एक सीट मिली थी। और फिर जो लास्ट में 5वें फेज में जो इलेक्शन हुआ है, जहां पर 57 सीटों के लिए मतदान हुआ, उसमें से 3 सीटें, यानी कि कुल मिलाकर के 4 सीटें कांग्रेस को 2010 के विधानसभा चुनाव में मिली थी। जी, तो अब चलिए, अब इस चर्चा को आपके साथ भी जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ है सत्यनारायण यादव, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। सत्यनारायण जी, सब कुछ कंप्लीट हो गया है और मतगणना कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। तीसरा मोर्चा क्या गुल खिला सकता है बिहार में? तीसरा मोर्चा, देखिए, वहाँ तीसरे मोर्चे के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, जो कुछ भी था सब पाने के लिए था जी। और तीसरा मोर्चा जो है वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा, अच्छी स्थिति में है। और तीसरे मोर्चे के बगैर बिहार में सरकार नहीं बनेगी, ये तय है जी। लेकिन ये जो दावा है आपका, वो कहीं ना कहीं जो जमीनी हकीकत है उस पर कितनी सच्चाई है? कैसे कोई भी पार्टी, चाहे कितने भी नतीजे आए, कितने भी अच्छे नतीजे आए, लेकिन समाजवादी पार्टी कैसे दावा कर सकती है कि उसके बिना सरकार नहीं बनेगी? देखिए, अभी तो आपके सामने रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट आएगा तो आपके सामने ही है। और आप देखेंगे कि जो स्थिति है मिथिलांचल में और जो है बाकी एरियो में, जो है समाजवादी पार्टी जहां लड़ी है, समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ है उसमें जो लड़े हैं, और जयप्रकाश यादव जैसे लोग जो समाजवादी पार्टी में आए हैं, उनकी जो मिथिलांचल क्षेत्र में जो है उपस्थिति है वो अपनी दर्ज कराएंगे। इससे जो हालात पैदा हुआ है, जो तीसरे मोर्चे की ताकत मजबूत हुई है, वो आपके सामने होगी और अभी थोड़ी देर में आपको दिखाई भी देगा। चलिए देखते हैं कि नतीजे क्या आते हैं, क्योंकि 8 बजे से मतदान हो चुका है, मतगणना शुरू होनी है 8 बजे से, और इसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। कुछ ही क्षणों में रुझान आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जैसे ही मतगणना शुरू होगी, सबसे पहले पोस्टल वोटिंग जो होती है वो गिने जाएंगे, पोस्टल वोट गिने जाएंगे। उसके बाद सामान्य तौर पर जो ईवीएम मशीनें होती हैं उन्हें खोला जाएगा, उनसे मतगणना शुरू होगी। हमारे साथ स्वराज जनता पार्टी के अध्यक्ष ब्रिजेश शुक्ला हैं। ब्रिजेश जी, क्या लगता है, महागठबंधन, एनडीए गठबंधन और तीसरा मोर्चा, बिहार में किस चीज को लेकर के जनता ने ज्यादा रुचि दिखाई होगी? कितनी गंभीरता दिखाई होगी जनता ने, वो किस मुद्दे पर दिखाई होगी? उन्होंने जमीनी हकीकत से जो जुड़ा हुआ है वही विजयी होने की चांस ज्यादा है। और जिसने जी हाँ जो काम ठीक करा होगा वही ही जीतेगा, उसके तो प्रचार करने की भी जरूरत नहीं होती, मैं ये समझता हूँ। और जो प्रचार कर रहे हैं, जो नए आ रहे हैं, अगर उन्होंने काम नहीं किया पिछले बंदों ने, जो भी विधायक रहे होंगे, किसी भी पार्टी से रहे, मुझे नहीं, जो भी विधायक रहे होंगे, अगर उन्होंने काम ठीक किया है तो मैं समझता हूँ उनकी बनती भी है सीट दोबारा। यानी कि जिसने काम किया होगा जनता की नज़र में, उसको कहीं ना कहीं मैंडेट मिलेगा जनता का। और जाहिर सी बात है कि जहां भी जनता जिसको चाहती है, जनता जिससे चाहेगी वही। आशीष, फिर से एक बार आपके पास आएंगे कि 5 जो चरण थे मतदान के, उसका आपने हमें मोटा मोटा खाका बताया। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 2010 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी ओवरऑल? देखिए, 2010 के चुनाव में बीजेपी, जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी थी, उनको 115 सीटों पे सफलता हासिल हुई थी। उसके बाद बीजेपी थी, जिनको 51 सीटों पे सफलता हासिल हुई थी। आरजेडी तीसरे नंबर पे थी, जिन्हें 22 सीटों पे सफलता हासिल हुई थी। एलजेपी चौथे नंबर पे कांग्रेस थी, जिन्हें 4 सीटों पे सफलता हासिल हुई थी। और एलजेपी को 3 सीटों पे सफलता हासिल हुई थी जी। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो जी, और बाकी के जो 4 सीटें हैं वो अन्य अदर पार्टी अदर्स को 4 सीटें जी। तो अब क्योंकि उस समय जेडीयू और बीजेपी दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे, उस समय दोनों दलों को सफलता मिली एक दूसरे के चुनाव चिन्ह को लेकर के और एक दूसरे के सहयोग से। लेकिन इस बार समीकरण बदले हुए हैं। कांग्रेस जो कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, वो इस बार महागठबंधन में शामिल है और केवल 41 सीट पर चुनाव लड़ी है। इसके साथ साथ जो जेडीयू और आरजेडी दोनों इकट्ठा चुनाव लड़े हैं 101 और 101 सीट को लेकर के। अब क्या माना जाए कि कितना फायदा जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस को मिलकर लड़ने का मिल सकता है? कुछ अंदाजा?
देखिए, राजनीति में कहा जाता है कि 2+2 4 नहीं होते हर हमेशा, लेकिन इसकी कोई गारंटी भी नहीं होती है। और ये जो महागठबंधन जो अलायंस है, जो उसकी जो परीक्षा है इसी बात पे है कि वो जो जिस उम्मीद से 3 बड़ी पार्टियां और खासकर 2 बड़ी पार्टियां जेडीयू और आरजेडी, जिनका काफ़ी अच्छा जनाधार रहा है बिहार में, और कांग्रेस जो कि पीछे पहले कभी उनका काफ़ी अच्छा जनाधार रहा, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे सिमटती रहेगी फिर भी, लेकिन उनको 7-8% का वोट शेयर हमेशा हर इलेक्शंस में रहा है। तो ये तीनों मिलके, इन तीनों का लगभग 44 पॉइंट समथिंग, कुछ 45% के आसपास वोट शेयर बनता है। अब सबसे बड़ा तीनों पार्टियों को, तीनों पार्टी को मिला के 45% के आसपास का वोट शेयर मिलता है, जो कि 2014 के चुनाव में हुआ है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये वोट शेयर उतना रह पाता है? जी। अगर उतना रह पाता है, उससे अधिक गया तो कोई बात नहीं, वो तो तय है कि उनकी जीत होगी और काफी अच्छी जीत होगी। अगर उतना रह पाता है तो भी एक अच्छी खासी उम्मीद है, क्योंकि बाइपोलर सिस्टम है, इसमें 2 ध्रुवीकरण हुआ है वोटों का, और दो बड़े जो अलायंस है ज्यादातर वोट उन्हीं को जाएंगे। मुझे कम उम्मीद लगता है कि जो अन्य पार्टियां हैं और थर्ड फ्रंट है उनको कुछ ज्यादा सीटें निकल पाएंगी। कुछ एक दुके सीट 2-4 या आधे दर्जन मान के चलिए, अगर निकल गए तो उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन इन दोनों में फैसला होना है। ये तो जो 45% का वोट शेयर बताया 2014 का, ये महागठबंधन का बताया आपने? जी, महागठबंधन तीनों पार्टियों को मिला के। उसके बाद 39% के आसपास एनडीए के पास थी। एनडीए जिसमें बीजेपी, आरएलएसपी और एलजेपी मिला हुआ था। अब सवाल ये है कि कौन कितना आगे बढ़ पाता है और कौन कितना पीछे हो पाता है। जी। जो जिस तरीके का नेचर है, ध्रुवीकरण हुआ है वोटों का और दो गठबंधन में सीमित है। अगर 45% के आसपास या उससे 2-3% कम भी रह पाते हैं महागठबंधन के वोट शेयर, तो मुझे लगता है कि उनकी स्थिति अच्छी होगी, क्योंकि वोट में जब वोट और सीट को ट्रांसफर करते हैं तो वो एक अच्छी खासी सीट उन्हें कन्वर्ट करवा पाएगी। लेकिन अगर चलिए अभी आपको रोकेंगे और आशीष अभी आपको रोकेंगे और हम बताना चाहेंगे कि कौन कौन से दिग्गजों की प्रतिष्ठा बिहार विधानसभा चुनाव में लगी हुई है, दांव पर लगी हुई है, वो हम आपको बताएंगे। और सरायगंज से विजय चौधरी जेडीयू के नेता हैं, साहेबपुर कमाल एमडी असलम एलजेपी के नेता हैं, समस्तीपुर से रेणु कुशवाहा लड़ रही हैं चुनाव, और इमामगंज और मखदूमपुर से जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के, वो चुनाव लड़ रहे हैं। जौनपुर से महाबली सिंह जेडीयू के नेता हैं, टिहरी से इलियास हुसैन चुनाव लड़ रहे हैं, औरंगाबाद से रामाधार सिंह बीजेपी के नेता हैं, मोकामा से नीरज कुमार अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, दीघा राजीव से रंजन प्रसाद जेडीयू, छपरा से रणधीर कुमार सिंह आरजेडी, महुआ से तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे, और वैशाली से राजकिशोर सिंह जेडीयू, अवधेश सिंह हाजीपुर से बीजेपी के, और ब्रह्मपुर से शंभूनाथ यादव आरजेडी, गीता पांडे तरारी से एलजेपी, और अमरेंद्र सिंह, बिहार शरीफ से डॉक्टर सुनील कुमार बीजेपी के, और नालंदा कोस्ट से कौशलेंद्र कुमार बीजेपी के नेता हैं, और तारापुर से शकुनी चौधरी हम मांझी की पार्टी से। और आपको सुनवाते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने आज सुबह सुबह क्या कहा। टू ऑल सब लोगों को गुड मॉर्निंग का मतलब लालू जी, गुड मॉर्निंग मैंने सुबह बताता है कि संध्या कैसा होगा। लालू जी आप लालू जी आज सुबह ही जग गए, आपका क्या रहा? बहुत बढ़िया से सोते लालू जी, आसपास सोए अच्छे तरीके से, इत्मीनान से देख नहीं रहे हो, निकल के आए हैं। अच्छा लालू जी, आज 2 घंटे के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। आपने जो दावा किया था 190 सीट का, क्या अब एकदम कायम है, बहुत सीट आ रहा है हम लोग को, बहुत। अब आराम से रहो तुम लोग। विजय शुक्ला जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपकी पार्टी भी जाहिर सी बात है कई जगह पे, कई राज्यों में है, दिल्ली में भी है, बिहार में भी है, आपको क्या लगा, आपने भागीदारी की थी या नहीं इस बार? मैंने अपनी तरफ से तो भी इस बार हमने नहीं किया, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत ही जुबानी जंग बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है जी। अभी तो हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं वहाँ का मौका और माहौल, जो कि बहुत ज़्यादा खराब है जी। अब जब चांस आएगा जी, हाँ, अब जब चांस आएगा उसके अंदर हम पूरी तरीके से अपनी पार्टी को वहाँ पे उतारेंगे जी। यानी कि अभी आपकी पार्टी देख रही है, माहौल को समझ रही है। जी जी जी।
चलिए सत्यनारायण यादव, आपके पास फिर से हम आना चाहेंगे। आपने दावा किया है कि सरकार किसी भी की भी बने, लेकिन बिहार में समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही सरकार बन सकती है। इस दावे में कितनी सच्चाई है और इसके पीछे का राज क्या है, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी की जो सच्चाई है वो सच्चाई ये है कि माननीय नेताजी का जो कद है वो जग जाहिर है, पूरे देश के लोगों को पता है। दूसरी चीज ये कि जिस तरह से थर्ड फ्रंट में बिहार से जो है, चाहे भाजपा से या जनता दल यू से जो नाराज लोग थे और दिग्गज लोग थे, वो जो टूट करके आए हुए हैं, वो बहुत मतलब ताकतवर लोग हैं। और ऐसे लोगों को जो उपस्थिति है उनकी अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने दम पर है। तो इसलिए समाजवादी पार्टी एक अच्छी उपस्थिति वहां पे पेश कर सकती है। और जो थर्ड फ्रंट का अलायंस हुआ है 2-3 पार्टियों का, वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करेंगे। और इसलिए उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी एक अच्छी स्थिति में वहां पर आएगी। चलिए, अभी कुछ देर में ही, यानी कि अभी करीब 38 मिनट बचे हैं, उसके बाद मतगणना का दौर शुरू हो जाएगा और कहीं ना कहीं कुछ ही देर बाद फिर उसके रुझान, नतीजों के रुझान आने शुरू हो जाएंगे। सत्यनारायण जी, आपसे ये और जानना चाहेंगे कि लालू प्रसाद यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के नेताजी के समधी भी हैं, उन्होंने गुड मॉर्निंग कहा है, इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, लालू जी की स्थिति जो थी वो पिछले चुनाव में जिस तरह से वो पिटे थे, मुझे लगता है कि शायद इस बार जो है, क्योंकि नेताजी ने भी चुनाव के दौरान इस बात को कहा था कि लालू जी बढ़त बना रहे हैं, और मुझे लगता है कि लालू जी की स्थिति इस बार सुधर रही है। और वो इसलिए हो सकता है कि ज्यादा खुश नजर आ रहे हों। लेकिन जिस तरीके से एक नई रिश्तेदारी थी मुलायम सिंह यादव जी के समधी हाल ही में बने थे लालू प्रसाद यादव, लेकिन उसके तुरंत बाद महागठबंधन को समाजवादी पार्टी ने छोड़ दिया, नेताजी ने छोड़ दिया। कितने फायदा नुकसान होगा महागठबंधन को या तीसरे मोर्चे को? देखिए, राजनीति में कोई अस्थाई ना तो दोस्त होता है और ना ही कोई अस्थाई दुश्मन होता है। राजनीति अपनी तरह है, रिश्तेदारी अपनी जगह पे है। ठीक है, महागठबंधन में नेताजी को सम्मान नहीं मिला, नेताजी से पूछा नहीं गया और सीटों का बंटवारा हो गया जी। महागठबंधन को संगठित करने का काम नेताजी ने किया था जी। और वहां पे नेताजी से जब सीटों का बंटवारा हुआ तो पूछा ही नहीं गया। तो नेताजी ने इसलिए जो है अपना अलग एक रास्ता बनाया और अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी जो है उपस्थिति वहां दर्ज कराने के लिए अपने दम पर वहां चुनाव मैदान में गए और एक नया अलायंस बनाया। लेकिन एक तरीके से ये तो एनडीए गठबंधन को सहयोग करने वाली बात हुई और महागठबंधन का नुकसान करने वाली बात हुई। और समाजवादी पार्टी की जो नीति रही है, मुलायम सिंह यादव जी का जो राजनीति जिस तरीके की रही है, वो पहले से एक तरीके से सेकुलर और नॉन सेकुलर, वो बहुत सारी चीज़ें रही हैं। और इसको जो बीजेपी है या एनडीए गठबंधन है, उसको हमेशा से कहीं ना कहीं अछूत मानते रहे नेताजी। तो ये कदम उठाने से पहले ये नहीं सोचा था? देखिए, समाजवादी पार्टी आज भी सेकुलर है, सोशलिस्ट विचारधारा की है और सोशलिस्ट विचारधारा पर ही काम कर रही है। माननीय नेताजी जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नीतियों पर चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। रही बात बीजेपी की, बीजेपी ने जिस तरह से अपना कट्टरवाद का चेहरा खोला है, जिस तरह से वो सोशलिस्ट नेताओं के पुरखों का जो नाम लेकर के बिहार की बैतरणी को पार करने का काम किया है, वो उस चीज को लेकर के नेताजी, क्योंकि नेताजी ये चाहते हैं कि समाजवादी नेताओं को जिन्हें दबा दिया गया था, पिछले 65-67 साल से उनकी चर्चा ही नहीं हो रही थी बड़े लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे, आज जो है देश के प्रधानमंत्री ने जब बिहार में बढ़ चढ़ करके समाजवादी नेताओं की जिक्र किया, तो नेताजी इस लिए जो है उसकी तारीफ भी किए हैं और होना भी चाहिए। क्योंकि कांग्रेस जो है एक परिवारवाद की पार्टी में सिमट करके रह गई थी, गांधीवाद के अलावा कुछ दिख नहीं रहा था। जिन सोशलिस्टों ने, जिन समाजवादियों ने देश के लिए इतना बड़ी कुर्बानी दी, इतना बड़ा संघर्ष किया देश की आज़ादी से लेकर के और देश के संविधान में सारी व्यवस्था देने में, वो कहीं विलुप्त होते जा रहे थे। और उसे लेकर के अगर मान लीजिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे वो वोट के लालच में ही सही, लेकिन जिस तरह से उन्होंने वहां पर जो है समाजवादी नेताओं का खोल ओढ़ करके जनता से वोट मांगने का काम किया, वो निश्चित ही काबिले तारीफ है। और उसके लिए नेताजी ने उन्हें जो है
तारीफ भी किया था। और हम भी कहना चाहते हैं कि अगर समाजवादी नेताओं का कोई भी अगर बढ़ चढ़ करके भाग लेता और उसका नाम ऊपर लाता है, उसके विषय में काम करता है, तो हम लोग भी उसकी तारीफ करते हैं। चलिए ठीक है, जैसा कि आपने जानकारी दी है, ब्रजेश जी आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके का माहौल बना पूरे विधानसभा चुनाव को लेकर के, 243 सीटों पर चुनाव हो रहे थे बिहार में, उससे पहले ही महागठबंधन में एक तरीके से फूट पड़ गई। और जो अपने आप को सेकुलर कहने वाली पार्टियां थीं, आरजेडी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी भी हो, जिस तरीके से सेकुलरिज्म बटा, पहले इकट्ठा होते हैं और जनता परिवार एक बनता है, कांग्रेस भी उसमें शामिल होती है और उसके बाद फूट पड़ती है, क्या माना जाए, क्या ये मौका परस्ती नहीं थी? बिल्कुल बिल्कुल मौका परस्ती थी जी। अभी मेरे हमारे दोस्त रंजन साहब ने भी यही बात कही कि राजनीति में कोई दोस्त भी नहीं होता है और कोई जाति दुश्मन भी नहीं होता है। बिल्कुल सही कही थी, ये मौका परस्ती ही कहेंगे। जैसे मौका देखा उस हिसाब से काम करने की कोशिश करते हैं लोग, लेकिन नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी। इसको सही राजनीति नहीं कहा जाता। मेरा तो कहना यह है कि आप राजनीति में काय के लिए आप आए हैं? जनता के लिए तो आप आए हैं, जनता की सेवा करने के लिए आप आए हैं। और आप जनता की सेवा कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ आपको अलायंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनता की सेवा कर रहे हैं तो अलायंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात और हुआ कि जिस तरीके से जो ध्रुव विरोधी थे वो इकट्ठा हो गए, जनता किस पर भरोसा करे? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी कहा था कि जनता जो काम जिसने किया उसको देगी, और जिसने काम नहीं किया तो काम की बात तो ये है ना कि लालू प्रसाद यादव 15 साल राज करते हैं तो बिहार में और वहाँ काम नहीं सर, होता है। उसके बाद नीतीश जी आते हैं, नीतीश कुमार जी 10 साल काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद तभी तो नीतीश जी आए। नीतीश जी तभी तो आए जब लालू जी ने काम नहीं किया। यदि लालू जी काम सही करते हुए चल रहे होते तो मैं समझता हूँ नीतीश जी की जरूरत ही नहीं पड़ती जनता को। जनता ने देखा कि ये काम ठीक नहीं हो रहा, उन्होंने दूसरे को मौका देना चाहिए, दूसरे मौका दिया। आज नीतीश साहब ने भी देखा कि 10 साल मुझे हो गए काम करते हुए, मुझे लग रहा है कि जनता मेरे से खुश नहीं है, तो मैं गठबंधन करके काम को इसको चला सकूं, इसलिए उन्होंने अलायंस करने की कोशिश की है। अब क्या होता है क्या नहीं होता है थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। जी बिल्कुल। बाकी जनता जिसको चाहेगी, जनता से बड़ी कोई चीज नहीं है, मैं मानता हूँ। जी बिल्कुल। और करीब 30 मिनट यानी कि करीब आधा घंटा के आसपास रह गया है बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के लिए मतगणना शुरू होने में, और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। उम्र ही कुछ ऐसी है, शरारतें करने दो, दिल तो ये बच्चा है, इसे शरारतें करने दो। Yes, I may be more salt than pepper, getting naughty better late than never। उम्र ही कुछ ऐसी है, हमें शरारतें करने दो। जोश मोबाइल हर दिल में जोश लाए। Watch your favorite A to Z news channel just a click away. Log on to www.a2znewschannel.com। प्रेम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ गणराजा, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ गणराजा, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। राम जी आना, लक्ष्मण जी आना,
है जानने की शक्ति। झूठ को सच से पृथक करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। किसके सिर सजेगा जीत का सेहरा? बिहार चुनाव के नतीजों का आज होगा ऐलान। सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। उनतालीस मतगणना केंद्रों पर होगी वोटों की गिनती। मतगणना से संबंधित सूचना और स्थिति पर नजर आयोग की नजर। मुख्य निर्वाचन कार्यालय में बनाए 40 नियंत्रण कक्ष। बिहार में किसकी बनेगी दिवाली और किसका निकलेगा दिवाला? चुनाव परिणाम से पहले ही शुरू हुआ जश्न की तैयारी। एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने किए जीत के दावे। जम्मू कश्मीर को पीएम मोदी का दिवाली गिफ्ट। पीएम ने कश्मीर को दिया 80,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान। साथ ही बगलिहार पावर प्रोजेक्ट का भी किया उद्घाटन। और फैंस को टीम इंडिया को दिवाली का तोहफा। मोहाली टेस्ट पर गेंदबाजों के बलबूते 108 रन से कब्जा। अफ्रीका 109 पर ही ढेर। और लगातार चर्चा जारी है बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए। कुछ ही देर में मतगणना शुरू होगी और उसके बाद ताजा रुझान शुरू हो जाएंगे और उसके बाद किसकी दिवाली मनेगी और किसका दिवाला निकलेगा वो भी सामने आ जाएगा। लगातार चर्चा जारी है। हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हमारे इलेक्शन एक्सपर्ट आशीष रंजन, समाजवादी पार्टी के नेता सत्यनारायण यादव और स्वराज जनता पार्टी के अध्यक्ष ब्रजेश शुक्ला जी, आपसे चर्चा फिर से एक बार लेना चाहूँगा कि जिस तरीके का माहौल बिहार विधानसभा चुनाव के मामले में बना और लगातार शुरुआत से ही महागठबंधन में दो फाड़ हुआ और उसके बाद एनडीए गठबंधन में भी कहीं ना कहीं नाराज़गी और रूठने मनाने का दौर चलता रहा। लेकिन हालांकि बाद में मांझी हों या रामविलास पासवान हों, इकट्ठा हुए, इकट्ठा चुनाव लड़े और अपनी अपनी हिसाब से सीटें मिलने के बाद शांति भी हुई और जमकर के चुनाव लड़ा गया। तो ये जो दोनों महागठबंधन थे, कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ से कुछ तोड़फोड़ और उस तरीके की बातें हुई। 39 सिटिंग एमएलएज के टिकट काटे गए और वो कहीं ना कहीं इधर उधर गए, दूसरी पार्टियों में जाकर के चुनाव लड़े। कितना फ़र्क डालेंगे? बहुत ज़्यादा फर्क डालेंगे जी। जैसे कि 39 सीटें आपने कहा कि विधायक इधर से उधर गए हैं, तो उनके जो भी लीडर रहे होंगे उनको लगा ना कि इन्होंने काम ठीक नहीं किया, इसलिए तो वो उधर से उधर गए। यदि वह काम ठीक कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ उधर से उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ सकती थी जी। बाकी जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन से बड़ा भगवान के बाद जनता ही मान सकते इस फील्ड में तो जी। और जनता जिसे चाहेगी उसे राजयोग दोबारा मिलेगा, जिसे नहीं चाहेगी उसे नहीं मिलेगा। और इनको राजयोग का एक भोग का ऐसा वो लग चुका है, चस्का जिसे हम कह सकते हैं, जो कि इतना नहीं होना चाहिए। जनता के लिए नहीं कोई सोच रहा है, आपस में ही लड़ने के चक्कर में लगे हुए, लड़े जा रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए ऐसा। मेरी समझ से तो ये सब राजनीति ऐसा कुछ अब ये लोग कर सही से नहीं कर पा रहे हैं जी। चलिए आशीष आपके पास आएंगे। जिस तरीके से 2010 में जो मतदान का परसेंटेज रहा था वो 52 कुछ फीसदी रहा था और उसके बाद जो 2015 के विधानसभा चुनाव हैं इसमें करीब 59.5 यानी कि 59 कुछ फीसदी रहा है। इतना सारा 8% का करीब फर्क आया है पूरे उसमें जो विधानसभा चुनाव में वोटों का परसेंटेज है करीब 8% के आसपास का फर्क है। किस तरीके से देखते हैं इस स्विंग को? देखिए, दो तरीके की चीज़ है। एक आप ट्रेडिशनल पिछले 5-7 सालों के जो डिफरेंट चुनाव हुए हैं उसको देखेंगे तो उसके अनुसार सभी चुनावों में उनके पिछले चुनावों की तुलना में वोटिंग परसेंटेज में इंक्रीज हुआ है, टर्नआउट बढ़े हैं। ये एक जनरल परसेप्शन है जो कि हमें देखने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ें ये है, एक थ्योरी है कि जहाँ टर्नआउट बढ़ता है वहाँ एंटी इनकम्बेंसी का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। लोगों को लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी है इसीलिए लोग आए हैं ज़्यादा से ज़्यादा करके और इसलिए वोट कर रहे हैं। लेकिन मैं बिहार में पिछले 1 महीने से बिहार में था और जो अलग अलग जिलों में गया उसके अनुसार में मुझे जहां तक लगा एक चीज़ें तो तय मुझे दिखी, वो ये कि एंटी इनकम्बेंसी बिहार में नहीं दिखी। नीतीश के खिलाफ बहुत ज़्यादा लोगों की नाराज़गी नहीं थी। हाँ, एक नाराज़गी थी कि आखिर वो लालू जी के साथ क्यों जाके मिल गए। काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, क्या उनको खुद पे भरोसा नहीं था क्या?
तो ये चीज़ें थी, लेकिन कुल मिला के एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। अब ये बात ये है कि अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी तो ये वोटर टर्नआउट इतना क्यों बढ़ा। और उसमें भी आप आगे शायद पूछ सकते हैं या मैं बताऊं कि विमेंस का टर्नआउट काफ़ी बढ़ गया है। तो वोटर टर्नआउट की बढ़ने की तो एक वजह ये है जो सब जगह से बढ़ रही है, हर एक जगह बढ़ रहे हैं, तो यहाँ भी बढ़ रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन काफ़ी काम कर रही है पिछले कुछ सालों से वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि इलेक्शंस के प्रति लोगों का जो रुचि है, जो रुझान है, वो थोड़ा और बढ़ा है। दोबारा से आपके पास आते हैं। हमारे साथ एक और कांग्रेस नेता जुड़े हैं, सुशील गुप्ता जी, उनके पास चलेंगे। सुशील गुप्ता जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो बिहार विधानसभा का चुनाव है, 243 सीटों के लिए चुनाव हुआ था और अभी कुछ ही देर में मतगणना शुरू हो जाएगी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि महागठबंधन का कैसा लगता है आपको भविष्य? निश्चित तौर पे महागठबंधन एक अच्छा रूप लेकर वहां से निखरेगा जी, और देश की राजनीति में वहां से परिवर्तन शुरू होगा, मेरा ऐसा मानना है जी। तो क्या लगता है, 41 सीटों पर कांग्रेस लड़ी है चुनाव पूरा 243 में से। पिछली बार जो 2010 का चुनाव हुआ था 243 सीट पर कांग्रेस लड़ी थी और 4 सीट जीती थी। क्या लगता है कि कुछ बढ़त मिल सकती है कांग्रेस को? डेफिनेटली बढ़त मिलेगी जी। और कांग्रेस और आरजेडी और जेडी मिलकर ये एक अच्छे रूप के अंदर वहां पे सांप्रदायिक ताकतों को जवाब देंगी और मैं समझता हूँ इससे न केवल बिहार के पूरे देश की राजनीति के अंदर नए सिरे से बदलाव आएगा। जी सुशील गुप्ता जी, एक बात और है कि जिस तरीके से अभी जो शुरुआत में महागठबंधन में फूट पड़ी थी एक तरीके से, हालांकि उसके बाद तीनों पार्टियां जमकर के चुनाव लड़ी हैं और अच्छा खासा चुनाव प्रचार रहा। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों ने वहां पर भागीदारी की चुनाव प्रचार अभियान में। तो क्या लगता है कितने सीट तक पहुंच सकता है, आपका अनुमान क्या है? देखो, अनुमान तो इस समय इतना कहना बेहतर नहीं होगा जी, परंतु मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि बहुमत हमारे साथ आएगा और निश्चित तौर पर बहुमत के साथ हम सरकार वहाँ पे मिलकर बनाएंगे और पूरे देश के अंदर जो संदेश इसका जाएगा, क्योंकि आज की तारीख में व्यापारी लोग, किसान लोग सभी के सभी परेशान हैं। उस परेशानी का जो लोगों ने दिल्ली देखने को मिला और दिल्ली के बाद अब बिहार में लोगों को परिवर्तन ऐसा मिलेगा जी कि आप एक अलग तरीके की वहाँ पे आपको उभरती हुई जो गठबंधन की राजनीति है जी, वो देश में एक अलग तरीके से अपना रूप लेगी। गठबंधन की राजनीति अलग से देश में अपना रूप दिखाएगी। और सुशील गुप्ता जी का दावा ये भी है कि जो गठबंधन है, महागठबंधन है, वो बिहार विधानसभा चुनाव में बहुमत लेकर के आएगा। सुशील गुप्ता जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर इसका आधार क्या है? लालू प्रसाद यादव 15 साल राज कर चुके हैं, नीतीश कुमार 10 साल राज कर चुके हैं, दोनों ही विरोधी थे और इस बार एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, आज देश में जो माहौल है जी, उसमें कहीं ना कहीं जब भी इलेक्शन होता है उससे पहले धर्म के आधार पर थोड़ा सा समाज को बांटने की कार्रवाई शुरू हो जाती है जी। बीजेपी का कहीं ना कहीं से ऐसा विचार आता है कि ये कहीं हिंदू वोट को संगठित करने की मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर ऐसी कोई प्रक्रिया तो नहीं है, परंतु देश के लोग अब इन बातों को समझने लगे हैं और नीतीश जी ने वहां पर विकास का कार्य किया, बहुत खुलकर विकास का कार्य किया। और लालू यादव जी की बात करते हैं तो लालू यादव जी ने जितने पिछड़े लोग थे उन सबको ऊपर उठाने के लिए एक बहुत बढ़िया काम किया था जी। और लालू यादव जी से कांग्रेस का पुराना संबंध रहा है और नीतीश जी और साथ मिलकर मैं समझता हूँ बिहार के अंदर इसका एक अच्छा परिणाम हमें जरूर देखने को सामने कुछ चंद मिनटों में आने वाला ही है। जी जी, चलिए 20 मिनट के करीब रह गए हैं मतगणना शुरू होने में। 243 सीटों के लिए मतगणना शुरू होगी और 20 मिनट के बाद, और इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं और साथ ही 39 मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती शुरू होगी। सुबह 8 बजे से शुरू होगी और उसके बाद कुछ ही क्षणों में जो इलेक्शन के परिणामों के रुझान हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। हम आपको ताज़ा अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। हमारे साथ लगातार हमारे जो गेस्ट हैं वो हमारे साथ बने हुए, चर्चा जारी है। आशीष, आपसे फिर से एक बार सवाल करेंगे कि महिलाओं का जो वोट परसेंटेज है वो इस बार ज़्यादा बढ़ा है और महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में घर से बाहर निकल करके वोट की हैं, तो इसका क्या कारण माना जा सकता है? महिलाओं का जो वोट डालने के लिए बाहर निकलना बड़ी बात है।
देखिए 3 बड़े कारण हैं। एक जो मैं पहले ही चर्चा हम लोग कर रहे थे कि एक जनरल ट्रेंड है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि बिहार में माइग्रेशन बहुत है और जो लोग बाहर आते हैं कामकाज के लिए, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, जहाँ भी वो जाते हैं, तो और ज़्यादातर उसमें पुरुष होते हैं, तो इस वजह से, और महिलाएं वहाँ रहती हैं, तो महिलाओं का एक जो जनरल पॉपुलेशन है वो भी थोड़ा वोटिंग के समय में उनका ज़्यादा रहता है। तीसरा जो बड़ा कारण है, इस बार का चुनाव जो ध्रुवीकरण हुआ है वोटों का कास्ट बेसिस पे, तो मुझे लग रहा है उसकी वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए हैं। आप मुस्लिम मतदाताओं का देखिए, मुझे लगता है उनके वोटर परसेंट आज तो पता चल जाएगा जब भी रिजल्ट आएगा, उनके टर्नआउट में मुझे लगता है कि ज़्यादा इजाफा होगा, क्योंकि जो एक ट्रेंड रहा है, मुस्लिम्स अपने आप को बीजेपी से थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे। दूसरी एक बड़ी चीज़ है, और पिछले 10 सालों में देखा गया कि नीतीश के प्रति, और कुछ पिछले सर्वे भी बता रहे थे कि नीतीश के प्रति महिलाओं का रुझान अच्छा रहा है। उनको लगता है, मैंने भी कई अपने फील्ड वर्क के दौरान कई महिलाओं से बात किया था, तो उनको लगा कि पहले हम लोग 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकल पाते थे, लेकिन नीतीश के आने की वजह से हमारे पास वो बंदिशें नहीं है जी। लड़कियां साइकिलों पे घूमती है। सुरक्षा की जो स्थिति है वो ठीक हुई है करीब, और यही कारण है कि महिलाएं निकल सकी वोट डालने के लिए भी और बाकी कामों के लिए जी। हाँ, तो ये 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ जो ध्रुवीकरण हुआ उस वजह से ज़्यादा लोग आए हैं, और महिलाओं का ट्रेंड वोटिंग इंटरेस्ट हुआ बढ़ा है, और मुझे लगता है कि ये जो महिलाओं का बढ़ा है वो किसी खास सेक्शन में नहीं बढ़ा है, अक्रॉस द सेक्शन बढ़ा है। और एक तो उनका चुनाव के प्रति रुझान, और दूसरी कि सरकार को लेके बहुत ही सरगर्मी थी, ध्रुवीकरण था, तो इस वजह से ज़्यादा जोश के साथ और ज़्यादा उम्मीद के साथ लोग आए और वोट किए। इस वजह से भी महिलाओं का ट्रेंड बढ़ा है वोटिंग जी। चलिए, महिलाओं का वोट डालने के लिए निकलना बड़ी बात है, और बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महिलाएं जिस तरीके से बाहर निकल करके आई, वोट डाला, करीब 8%, 5 साल में 8% के करीब जो चुनाव का वोटिंग का परसेंटेज है वो बढ़ा। बड़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए बाहर निकल करके आए, और अभी फिलहाल करीब 17 मिनट बचे हैं, जबकि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के लिए वोटिंग की जो हुई है उसकी गिनती शुरू होनी है। करीब 17 मिनट बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। 243 सीटों के लिए वोटों की गिनती शुरू होगी, सभी 243 सीटों के लिए, और 39 केंद्रों पर मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। 39 जिलों में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, और सबसे पहले पोस्टल वोटिंग की गिनती होगी, और उसके बाद ईवीएम्स खोले जाएंगे, उनकी मतगणना शुरू होगी। सुशील गुप्ता जी हमारे साथ लगातार बने हुए कांग्रेस नेता। सुशील जी, आपके पास फिर से आना चाहूँगा, और मैं आपसे जानना चाहूँगा, पिछली बार 4 सीटें मिली थीं कांग्रेस को बिहार में, 243 सीट पर कांग्रेस लड़ी थी, और उसमें भी एक बात और है कि जो पहले फेज़ का मतदान इस बार हुआ है, 1 सीट उसमें से मिली थी, और जो लास्ट के फेज़ का मतदान हुआ, यानी कि 5वें चरण का जो मतदान हुआ है, उसमें 3 सीटें मिली थी। इस बार क्या लग रहा है, ओवरऑल कहाँ से कांग्रेस ज़्यादा मजबूत अपना स्थिति दिखा सकती है? तो ऐसा लगता है कि हम सभी चरणों के अंदर बढ़त लेकर आगे निकलेंगे जी। और पिछली बार 4 सीटों की बात अगर हम भूल के अब बात करते हैं, तो पिछली बार से कम 5 गुना सीटें हमारी इस दफा बढ़ के आने वाली हैं जी, कांग्रेस की जी, यानी कि 20 सीटें हो सकती हैं जी। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, कांग्रेस के साथ। 8 बजे से मतगणना जैसे ही शुरू होगी, जो रुझान है नतीजों के वो आने शुरू हो जाएंगे। 39 जो जिला केंद्र हैं वहाँ पर मतगणना के लिए केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा के खास इंतजाम करे गए हैं, कड़े किए गए हैं, ताकि मतगणना के दौरान कोई व्यवधान ना पड़े, कोई परेशानी नहीं आए प्रशासन को। और सत्यनारायण जी, आपसे फिर से एक बार यही सवाल के जिस तरीके का माहौल बना, कितना लगता है आपको, आपने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी के बिना बिहार में सरकार किसी भी पार्टी की नहीं बनेगी, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी जो है बिहार में जो है सोशलिस्ट विचारधारा और समाजवादी विचारधारा के लोगों की कमी नहीं है। समाजवादी विचारधारा के नेता बिहार से रहे हैं, और समाजवादी पार्टी का जो आधार है वो बिहार से बहुत मजबूत रहा है जी। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, लोक नारायण जी, ठीक है, राज नारायण जी, सभी लोगों का जो कर्म क्षेत्र रहा है वो कहीं न कहीं बिहार से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा रहा है, बिहार से रहा है, और इसलिए समाजवादी पार्टी का एक बहुत मजबूत आधार बिहार में है।
समाजवादी विचारधारा के लोग बड़ी तादाद में बिहार में रहते हैं और इसलिए मुझे ये लगता है कि समाजवादी पार्टी जो है इस बार वहाँ जिस तरह से चुनाव लड़ी है उस तरह से पूरी ताकत के साथ उसके समर्थन मिला हुआ है। वहाँ की जनता ने उसके साथ काम किया है, वोट दिया है और समाजवादी पार्टी इसलिए मजबूती के साथ बिहार में अपना वर्चस्व कायम करेगी। लेकिन अभी जिस तरीके के नतीजे उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के चुनाव के आए हैं, उससे क्या लगता है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सिमट रही है और बिहार में बढ़ सकती है? नहीं, ये तो लोकल स्तर के चुनाव है और इन चुनावों में क्या होता है ये तो होता जाता रहता है। और अभी जो उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत और बीडीसी के चुनाव हुए हैं, ये चुनाव कोई इतने जो है वो मतलब चौंकाने वाले नहीं रहे हैं या इन चुनावों से कोई ऐसा असर या प्रभाव नहीं पड़ता है। ये क्षेत्रीय स्तर के चुनाव होते हैं और व्यक्ति के चेहरे पर वोट पड़ता है, यहाँ पार्टी का लेवल नहीं होता है। तो इसलिए जो भी प्रभाव है वो समाजवादी पार्टी अच्छी तरह से उसे निपट सकती है। और समाजवादी पार्टी का ज़्यादा से ज़्यादा युवा चेहरा इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर वहाँ से जीत करके यूपी में जिला पंचायत और बीडीसी में आया है। तो यूथ जो है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव में भागीदार बना और वो जीत करके आया है, वह उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए खास करके और माननीय अखिलेश जी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आने वाले टाइम में युवा जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। चलिए आशीष, आपसे जानना चाहेंगे हम कि महिलाओं की बात की आपने कि महिला सुरक्षा बढ़ी और सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति ठीक हुई, इस वजह से महिलाओं का वोट परसेंट भी ज़्यादा रहा और महिलाओं में असुरक्षा की जो भावना होती थी वो कम से कम हुई है बिहार में। अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि यूथ का क्या ट्रेंड रहा होगा, यूथ क्या सोच करके चल रहा था? देखिए, यूथ का जो है और पिछले 2014 के चुनाव में भी देखा गया है, यूथ का एक थोड़ा डायलेमा है। मतलब इसको मैं थोड़ा सा एक पीछे ले जाना चाह रहा हूँ। राजनीति में जो हमारे देश में है उसको बहुत लोग गालियाँ देते हैं कि राजनीतिक पार्टी ये सब चीज़ें जो यूथ, और वही जब चुनाव की बात आती है, जब इन चीज़ों की बात आती है तो यूथ का पार्टिसिपेशन काफ़ी अहम होता है। चुनाव प्रचार में होता है, वोट करने में तो होता ही है। 2014 में यूथ में काफ़ी उत्साह देखा गया था चुनाव के दौरान। हो सकता है वो मोदी जी की वजह से हुआ या और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मोदी जी की वजह से भी हुआ, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। इस बार के भी बिहार चुनाव में यूथ का काफ़ी अच्छा रुझान रहा। देखेंगे आप, जब पॉलिटिकल पार्टी के कैंपेन वगैरह को देखेंगे तो खूब सारी बाइक रैलियां निकली और उसमें यूथ का पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा रहा। यूथ का जो रुझान अब आप जानने की कोशिश करेंगे तो किसी एक पार्टी के साथ जाना पूरी तरीके से ये थोड़ा मुश्किल रह रहा है। जैसे कि 2014 में हुआ, ज्यादातर एनडीए के फेवर में थी। इस बार के चुनाव में चलिए आशीष, कुछ देर के लिए आपको रोकेंगे और आपके पास फिर से आएंगे। और फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की खबरों के लिए और खास तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे जानने के लिए आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ। राम राम है इसे शरारतें करने दो। Yes, I may be more salt than pepper, getting naughty better late than never. उम्र ही कुछ ऐसी है, हमें शरारतें करने दो। जोश मोबाइल हर दिल में जोश लाए। खबर 4 धाम की, खबर पौड़ी रुद्रप्रयाग की, खबर अल्मोड़ा नैनीताल की, खबरें पहाड़ और मैदान की, खबरें राजनीति और संस्कृति की, खबर
गंगा के घाट की, खबर देवभूमि उत्तराखंड की। देखिए खबर उत्तराखंड रोजाना शाम 5:40 पर, रात 12 बजे और दोपहर 1 बजे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और लगातार चर्चा जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आने हैं। 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी और करीब 8:15 बजे पहला रुझान आएगा, वो हम आपको बताएंगे 8:15 बजे के आसपास। और 243 सीटों के लिए, बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, उसके लिए मतगणना शुरू होगी। 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी और इसके लिए 39 जिला केंद्रों पर मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। और जेडीयू सांसद अली अनवर जी हमारे साथ जुड़े हैं। अली अनवर साहब, स्वागत है आपका A to Z न्यूज़ में। अली अनवर साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्या लग रहा है जिस तरीके से महागठबंधन का पूरे 5 के फेज में जो मतदान हुआ है उसको लेकर के कैसा प्रदर्शन रहा है? अली अनवर साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? लगता है कि अली अनवर साहब से हमारा संपर्क टूट गया है। हम लगातार चर्चा जारी रखे हुए हैं। 8:15 बजे के आसपास पहला रुझान आएगा, हम आपको रूबरू कराएंगे उससे किसके पक्ष में जाएगा। और हमारे साथ लगातार चर्चा जारी है। हमारे इलेक्शन एक्सपर्ट आशीष रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, अभी युवाओं की बात हम कर रहे थे, तो बिहार का युवा, आपने बताया कि किसी एक राजनीतिक पार्टी के साथ जाता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन विकास जरूर मुद्दा रहा है। तो उसके आगे की क्या सोच है? रोजगार होता है और ख़ास तौर पर जिस तरीके से बिहार से पलायन हो रहा है, लंबे समय से पलायन हो रहा है युवाओं का, और युवा शक्ति जो है वो किसी भी देश की धरोहर होती है, किसी भी राज्य का भविष्य निर्भर होता है, देश का भविष्य निर्भर होता है। और जिस राज्य से भारी संख्या में युवा पलायन करता है, तो क्या लगता है आपको कि अब रुक पाएगा या पिछले टाइम में कुछ रुक पाया है? देखिए, एक जो विकास की बात होती है कि बिहार में विकास तो हुआ है, लेकिन एक दूसरा सवाल भी आता है कि किस तरीके का विकास हुआ है और इस विकास का कितना असर जो लोगों पे पड़ा है। आप बिजली, सड़क, पानी की बात करेंगे तो उस मुद्दे पे विकास हुई है और कोई नहीं, सोशल स्ट्रक्चर में भी विकास हुआ है। लेकिन जो एक बड़ा चीज़ है जो युवाओं को ज़्यादा आकर्षित करती है वो ये है रोजगार, और उस मामले में बिहार ने कोई बहुत अच्छी तरक्की नहीं की है। तो इसी की वजह से 2014 में जो मोदी जी ने जो लहर एक पैदा हुई थी रोजगार को लेके, उत्साह बहुत ज़्यादा था। लेकिन 2015 के चुनाव में वो सेम उत्साह बीजेपी के सपोर्ट में नहीं दिख रही। कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि 1.5 साल के दौरान, 14-15 महीने के दौरान भी अभी तक रोजगार की कोई बहुत बड़ी संभावना नहीं दिख रही है। तो इस वजह से भी उनको लग रहा है कि नीतीश बेहतर मतलब कि बेहतर है, कम से कम वो चीज़ें लगते हैं। लेकिन जो रोजगार का मसला है वो काफ़ी अहम है। अगर नीतीश की सरकार फिर से आ पाती है तो भी ये माना जाए कि उनको इस मुद्दे पे करने के लिए आगे बहुत करने की ज़रूरत है। अगर वो नहीं आ पाती तो एक अहम मुद्दा ये भी होगा कि काफ़ी जो युवा हैं उनसे नाराज़ हुए कि रोज़गार नहीं उपलब्ध हो पाई इस वजह से, और शायद इस चीज़ को लेकर उनको नुकसान भी उठाना पड़े इस चुनाव में। यानी कि नुकसान उठाना पड़ सकता है। हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एकदम धुआंधार जो चुनाव प्रचार रहा, उसका क्या असर लगता है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से युवाओं को आकर्षित करने की कोशिश की है, युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाओं का घोषणा की, और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 1.25 लाख करोड़ का पैकेज की बात की, हालांकि बाद में वहाँ के कई नेताओं ने उसे नकारा। क्या लगता है, इन चीज़ों का भी कुछ फर्क पड़ सकता है? देखिए, फर्क पड़ता है। 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि मोदी जी इस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं और वो एक स्टार प्रचारक है अपनी पार्टी के भी, और कहीं से वो जाते हैं तो एक अमूमन अच्छी खासी भीड़ होती है। उनका क्रेज थोड़ा कम हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। ऐसा कहना बेमानी होगा कि ख़त्म हो गया और लोग मानने। अभी भी आप देखेंगे उनके रैलियों में काफ़ी भीड़ रहा और उनका अपील है जनता में। अब वो अपील कितना काम करता है इस चुनाव में, ये तो हमें आज दोपहर तक पता चल जाएगा। लेकिन जहाँ तक रोजगार वाला जो बात रही है, तो आशीष जी आपको थोड़ी देर के लिए रोकेंगे। हमारे साथ एलजेपी नेता और सांसद रामचंद्र पासवान जी जुड़ गए हैं। पासवान साहब, स्वागत है आपका A to Z न्यूज़ में।
पासवान जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एनडीए गठबंधन की क्या स्थिति है, क्योंकि 8 बजे से जिस तरीके से मतगणना शुरू होगी उसके बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन देश की जनता, बिहार की जनता जानना चाहती है, बड़ी उत्सुक है चुनाव के नतीजों को लेकर के, क्या लगता है? देखिए, एनडीए गठबंधन पूर्ण रूप से सरकार में आ रही है जी। मतगणना अभी शुरू होने वाला है, कुछ घंटों की बात है। अब आप लोगों के सामने सारा रुझान जो है आ जाएगा, लेकिन जो हमारा एनडीए गठबंधन है वो बिल्कुल स्वस्थ है सरकार बनाने के लिए, और हम सरकार बनाएंगे। जिस तरीके से जो सर्वेक्षण आए हैं, सर्वे आए हैं, बड़े विवादास्पद हैं, बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे होती दिखाई दे रही हैं, कितना भरोसा किया जा सकता है इन पे? जो भी सर्वे आया है, सर्वे से ऊपर जनता का सर्वे है, और हम लोगों के पास में जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट काफी मजबूत रिपोर्ट है जी। और सरकार बनाने के पक्षधर हैं जी। सरकार बनाने के पक्ष में रिपोर्ट है, सरकार बनेगी जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पासवान साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे रामचंद्र पासवान, एलजेपी नेता और सांसद। दावा है उनका कि एनडीए का गठबंधन की बिहार में सरकार बनेगी और अच्छे बहुमत से एनडीए गठबंधन जीतने जा रहा है। लगातार चर्चा जारी है और करीब करीब 3 मिनट का समय बाकी है जबकि मतगणना शुरू होगी। 8 बजे से मतगणना शुरू होनी है। 243 विधानसभा सीटों के लिए 39 जिला केंद्रों पर मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को जानने के लिए आप लगातार बने रहिए A to Z न्यूज़ के साथ।